भारत का दोस्त जापान के मार्केट में आखिरकार क्या हाहाकार मचा है। 45 बिलियन डॉलर भारत में लगाने वाला दोस्त कौन सी मुसीबत में फंसा हुआ है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के जनरल की संपत्ति को क्यों बेचने जा रहा है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत एक बड़ा ही झटका देने वाला है और ये बड़ा झटका पाकिस्तान को मिलने वाला है। आपको बता दूं, शुरुआत किनसे हो रही है सुनकर एक बार को आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये जो शुरुआत है ये शुरुआत हो रही है परवेज मुशर्रफ के साथ। परवेज मुशर्रफ जिनकी संपत्ति भारत में है और ये संपत्ति हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में है, उस संपत्ति को अब भारत बेच रहा है। शत्रु संपत्ति के तहत उस संपत्ति को बेचा जा रहा है और ये जो संपत्ति है ये करीब 13 बीघा है, छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा है। पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार के नाम दर्ज शत्रु संपत्ति को बागपत में नीलाम किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बागपत के कोताना गांव स्थित 13 बीघा जमीन को नीलाम करने के लिए प्रशासन ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 सितंबर तक संपत्ति को नीलाम कर उसको खरीदने वाले मालिक के नाम दर्ज कर दिया जाएगा। ग्रामीणों के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का परिवार बागपत के कोताना गांव में रहता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया था, लेकिन परिवार की जमीन और हवेली यहीं पर रह गई थी। ये संपत्ति शत्रु संपत्ति में दर्ज थी। अब बागपत प्रशासन ने शत्रु संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 सितंबर तक इसके नीलामी का प्रक्रिया फाइनल कर दिया जाएगा। आपको बता दें, परवेज मुशर्रफ का निधन 5 फरवरी 2023 को हो गया था। ग्रामीणों ने बताया कि परवेज मुशर्रफ के पिता मुशर्रफुद्दीन और माता बेगम जरीन को कोताना गांव की थी। कोताना में दोनों की शादी हुई थी। इसके बाद वो वर्ष 1943 में दिल्ली जाकर रहने लगे थे। परवेज मुशर्रफ और उनके भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान में जाकर बस गया था। दिल्ली के अलावा उनके परिवार की हवेली और खेती की जमीन कोताना में मौजूद है, जिसमें परवेज मुशर्रफ की जमीन बेच दी गई थी और उनके भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ और परिवार के सदस्यों को 13 बीघा से ज्यादा खेती की जमीन बेची गई थी। इसके अलावा कोताना की हवेली उनके चचेरे भाई हुमायूं के नाम दर्ज हो गई थी। परवेज मुशर्रफ के भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ और परिवार के अन्य सदस्यों की जमीन को 15 साल पहले शत्रु संपत्ति में दर्ज कर दिया गया। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके मुताबिक शत्रु संपत्ति पर भारत सरकार का अधिकार होगा। पाकिस्तान से 1965 में हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार जो लोग बंटवारे या 1965 में और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए, वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई। इसके बाद पहली बार उन भारतीय नागरिकों को संपत्ति के आधार पर शत्रु की श्रेणी में रखा गया जिसके पूर्वज किसी शत्रु राष्ट्र के नागरिक रहे हों। ये कानून केवल उनकी संपत्ति को लेकर है और उससे उनके भारतीय नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ता है। और ये पहली नीलामी है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका दे रही होगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का दोस्त जापान इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। वैसे तो आप देखेंगे जापान शक्ति संपन्न देश है और जापान ने हाल ही में एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसका उल्लेख डॉक्टर एस जयशंकर ने किया कि जापान भारत के अंदर करीब 45 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है और ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, काफ़ी बड़ी रकम है। जापान ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। आप देख सकते हैं आर्टिकल में 330 मिलियन डॉलर के साथ जापान यहाँ पर एंट्री कर चुका है और जापान का MUFG बैंक ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत के DMI फाइनेंस में करीब 330 मिलियन डॉलर का, जिसे माना जा रहा है कि ये जापान और भारत के रिश्तों को नई ऊंचाइयों में ले जाएगा। जापान और भारत सिर्फ इतना ही नहीं,
जब 2+2 की मीटिंग हो रही है, तो इस मीटिंग में यूनिकॉर्न के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। यूनिकॉर्न क्या है, आपको याद होगा, ये जो देख रहे हैं शिप में लगा हुआ रडार, इस रडार को हाल ही में भारत को दिया गया है जापान के द्वारा। और जापान के गवर्नमेंट के साथ 20 अगस्त को जो बैठक हुई है, इस बैठक के बाद ये तय किया गया है कि जापान यूनिकॉर्न की टेक्नोलॉजी भी भारत को दे देगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जापान अब इन चीज़ों की टेक्नोलॉजी दे रहा है जो उनके यहाँ एक प्राइम वेपन्स के रूप में जाना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, बल्कि जापान इंडो पैसिफिक मामले में भी भारत को अपना सबसे बढ़िया और सबसे पुराना सहयोगी मानकर चलता है। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। शायद जापान ने ये नहीं सोचा होगा कि जापान के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जापान के जो स्टोर हैं, उन स्टोरों में कुछ हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा खाली है और ज़्यादातर अभी जापान के मॉल की ऐसी ही स्थिति है। जापान के इस खास हिस्से में जहां आप देख रहे हैं कि एक भी बैग नहीं रखा हुआ है, ये क्या है? ये है चावलों का ठिकाना। यहाँ पर चावल के बैग ज़्यादातर रहते हैं, पर अभी अगर आप जापान चले जाते हैं और जापान में अधिकतर मॉल में आप जाएंगे तो आपको राइस के बैग नहीं मिलेंगे, या अगर किसी स्टोर में ये होंगे भी तो यहाँ पर लिखा होगा बड़े बड़े साइन में ग्रोसरी स्टोर में कि बहुत सारे कस्टमर को मिले अनाज, इसके लिए एक परिवार को सिर्फ एक ही थैला मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जापानीज गवर्नमेंट लोगों को ये कह रही है कि आप ऐसे पैनिक ना होइए और ना ही इस तरीके का कोई माहौल पैदा कीजिए। पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जापान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दो बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है जापान के अंदर। पहली चीज क्या है तो आपको बता दूं, पहली चीज ये है कि जापान के अंदर एक बहुत बड़े भूकंप आने की बात हुई है। और ये जो बात हुई है, इस बात में ये कहा गया है कि कभी भी मेगा अर्थक्वेक जापान में आ सकता है और ये लोगों के बीच में अफरा तफरी का वजह बन रही है। मेगा अर्थक्वेक के नाम से ही जापान में इस वक्त लोग खरीदारी के लिए लगे हुए हैं। एक सेंचुरी में पहली बार ऐसा होता है जब इस तरीके का कोई भूकंप आता है और इस भूकंप में कहा जा रहा है कि सबसे खराब कंडीशन होगा जिसमें 3 लाख लोग मारे जा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि न सिर्फ 9 रिएक्टर स्केल का ये भूकंप आने वाला है, बल्कि दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इसके बाद सुनामी की कई सारी लहरें देखने को मिलेंगी। यही वजह है कि लोगों को जब ये मैसेज दिया गया कि इस तरीके का भूकंप आ सकता है, तो लोगों ने उसकी तैयारियां करनी शुरू कर दी कि किस तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं। और इसी वजह से जो लोग हैं वो चावल के बोरों को खरीद रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात यह भी है कि चावल ख़त्म होने के पीछे जापान का एक कानून, जिसमें जो भी चावल बाहर से इंपोर्ट किए जाएंगे उस पे 778% का टैरिफ लगा दिया गया था, ताकि उनका अपना चावल का इंडस्ट्री तबाह ना हो। और आज की डेट में यही चीज़ उन्हें बैकफायर भी कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।